नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज जो हम बात करने वाले साथी वो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 3 तक सारा अपलोड कर दिया गया है। साथ में आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का साथ ही पूरा बुक कंप्लीट करवाया गया है और किरण पब्लिकेशन का भी पूरा एक सेट कंप्लीट करवाया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर विजिट किया करें। और साथ ही आपका जो कि लैंग्वेज का पेपर होने वाला है हिंदी और इंग्लिश का, उसका भी इसी चैनल पर क्लासेस अपलोड किए गए हैं। तो साथ ही आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे करवाया जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि साथ ही इस चैनल को थोड़ा सा शेयर जरूर किया कीजिए। लगातार हम आपसे बोल रहे हैं कि इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा और सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड करवाने का हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस चैनल को साथी आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। और जिन साथी को इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आप सभी को बता दें साथी कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन का आप लोग भी साथ साथ में आंसर दीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी कैसे हैं यह आपको पता चल पाए। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल्य कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा जा रहा है साथ ही, मूल्य कर्तव्य की बात की जा रही है, फंडामेंटल ड्यूटी की बात की जा रही है कि 1976 में जो फंडामेंटल ड्यूटी आया था साथी, यह किसके अनुशंसा पे आया था? कौन सा समिति की अनुशंसा पे आया था? जल्दी बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए साथी। यह आपका हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस समिति है जो कि लगातार किसी भी आप पीसीएस को दे रहे हो या फिर कोई भी सिविल सर्विस दे रहे हैं साथी, लगातार यह समिति पूछे जाते हैं। हम थोड़ा इस पर बात भी करना चाहेंगे। तो याद रखेंगे यह आपका 1976 में, जो कि उस समय 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के अंतर्गत साथी क्या हुआ था, तो मूल्य कर्तव्य को जोड़ने की प्रावधान की गई थी। यह बात आप लोग याद रखेंगे। और वर्तमान में अगर उस समय की अगर हम बात करें 1976 की, तो मूल कर्तव्य हमारे कितने थे? तो 10 थे। आपसे पूछ दिया जाएगा कि शुरुआत में मूल रूप से मूल कर्तव्य कितने थे? तो 10 थे, याद रखेंगे। 2002 ईस्वी में साथी क्या हुआ था? तो 2002 ईस्वी में 46वां संविधान संशोधन में एक और जोड़ा गया, जो कि वर्तमान में और परमानेंट यह कितना हो गया है? तो 11 मूल्य कर्तव्य हो गए हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है साथी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर जल्दी सा कर दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्विंटर ग्रास का, ठीक है। क्विंटर ग्रास को साथी यह प्रसिद्ध एक उपन्यास लिखे थे। कौन सा उपन्यास? द टीन ड्रम। इनके लिए इनको 1979 में क्या मिला था? तो नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। हम बात करें आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की थी? जल्दी से बता दीजिए कि 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्र यूरेनियम के लिए किस देश के साथ संधि की थी? क्या वह कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया था, फ्रांस था या फिर जापान था? इसका हम बात करें साथी तो यह आपका हो जाएगा कनाडा, ठीक है। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित देशांतर में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणित योगांतर रेखा है? बहुत बार बताया गया है कि पहले तो आपको यह जानना जरूरी होगा कि देशांतर रेखा क्या होती है, अक्षांशीय रेखा क्या होती है। तो आप लोग इसका सही आंसर कर पाएंगे। तो जल्दी से बता दीजिए। कई बार बताया गया है मेरे द्वारा, देशांतर क्या होते हैं, अक्षांशीय क्या होते हैं, भूमध्य रेखा क्या होते हैं। तो ये सब पहले आप लोग जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। हम बात करें इसके आंसर के बारे में तो आपका क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42 डिग्री 30 सेकंड ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 42 डिग्री 30 सेकंड जो है यह आपका साथी पूर्वी देशांतर रेखा भारत की प्रमाणिक योगांतर रेखा है। और भारत की बहुत विस्तृत होने के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ में सूर्योदय और सूर्य अस्त क्या होता है? तो सबसे जल्दी होता है। आपसे पूछ देगा कि सबसे जल्दी और सबसे
बाद में जो सूर्य अस्त होते हैं भारत के किस राज्य में होते हैं? तो याद रखेंगे साथी, यह आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये दो चीज़ आप लोग याद रखेंगे। चलिए उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियां के बीच मानक दूरी क्या रखी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बेस्ट है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कीजिएगा साथी। भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियां के बीच जो मानक दूरी की गई है वह कितनी है? क्या हुआ आपका साथी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर। ठीक है, याद रखेंगे साथी, 1.676 मीटर इसका राइट आंसर होगा। भारत में बड़ी लाइनों की पटरियां के बीच की दूरी जो होती है, यह अगर बात की जाए तो 1676 क्या होता है साथी, 1676 मिलीमीटर होता है। और यह आपका भारत की अन्य पटरियां की मापी की जाए तो इसमें आपका बहुत सारे अलग अलग पटरियां की मापी की जाए तो इसमें आपका 1.00 आता है। उसके बाद अगर बात की जाए और भी जिसमें ब्रॉड गेज की हम बात करें तो 1.45 आता है। इससे अधिक दूरी वाली जो पटरियां हैं सबसे, यह आपका 1.45 वाले आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। मुझे लगता है कि आपको यह चीज़ समझ में नहीं आया होगा, तो यह आपको समझ में नहीं आया है तो बस इतना याद रखना है कि सबसे जो मानक दूरी वाला सबसे जो ब्रॉड गेज वाला रेल है वह आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं साथी जो कि अपवाद भी होते हैं। ठीक है, तो उस पर हम लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर एग्जाम का एक रूल होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हमें मेरिट लिस्ट उसी पे बनता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 जो कि चीन में आयोजित हुई थी, मरिया लालगुना ने जीती थी, वह किस देश की थी? जल्दी बता दें साथी, मरिया लालगुना जो थी यह किस देश की थी, जल्दी बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या साथी, वह स्पेन की रहने वाली थी। ठीक है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो कि 2015 में जीती गई विजेता थी कौन, तो मरिया लालगुना। यह कहाँ की रहने वाली थी, तो स्पेन की रहने वाली थी, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? साथ ही जल्दी से बता दीजिए कि यह जो कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति है जो कि धर्म किसका है, तो जैन धर्म से संबंधित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? क्या वो आपका 42 फीट है, 57 फीट है, 50 फीट है या फिर 32 फीट है? साथ ही हम बात करें इनके बारे में तो यह आपका हो जाएगा कितना, 57 फीट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और यह मूर्ति का निर्माण गंग राजवंश के मंत्री चामुंडा राय ने करवाया था। कब करवाया था, तो 983 ईस्वी में। कब करवाया था, 983 ईस्वी में करवाया था। यह भी आप लोग याद रखेंगे। बात करें हम आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहता है BR कृष्ण अय्यर जो कि दिसंबर 2014 में दिवंगत हो क्या थे? जल्दी बता दीजिए। BR कृष्ण अय्यर जो थे जो कि 2014 में दिसंबर में इनका देहांत हो जाता साथी, यह क्या थे? क्या फिल्म अभिनेता थे, कथकली नर्तक थे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे या फिर प्रख्यात विधिवेत्ता थे? जल्दी से इसका आंसर कर दें, क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो साथी वो क्या थे, तो प्रख्यात विधिवेत्ता थे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, एक सेकेंड साथी, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग वेट कर लीजिएगा, थोड़ा क्लियर होने में टाइम लगता है। तो प्रश्न कह रहा है आपका 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बता दीजिए कि 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे कौन थे और यह 14वां वित्त आयोग कब हुआ था, यह भी आपको बताना है। साथ ही हम बात करें इनके बारे में तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, IB रेड्डी इनके राइट आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो 14वां वित्त आयोग हुआ था साथी, कब हुआ था, 1964 में। कब हुआ था, 1964 में हुआ था साथी, जो कि
यह क्या थे साथी, IB रेड्डी क्या थे, तो एक IS बैच के अधिकारी थे, 1964 बैच के अधिकारी थे। और यह आपका सितंबर 2003 से 2008 तक के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इनके बारे में एक आपको इन्फॉर्मेशन मिला है, आपको याद रखना होगा इनके बारे में। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है यहाँ पे साथी, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है साथी सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। देखिए क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस ऐसे पकड़ा जाता है कि सबसे पहले क्या बोल रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप, मतलब पूरे साथ ही पूरे भारत की बात की जा रही है, पूरे भारत की 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना होगा कि कितना क्वेश्चन का लेवल कैसा है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साथी आपका 1917 ईस्वी में, ठीक है। याद रखेंगे साथी 1917 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, जो कि वास्तविक में अगर हम बात करें तो 1916 ईस्वी आता है, ठीक है। वास्तविक में 1916 ईस्वी की आता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपका 1917 दिया गया है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है। साथ ही ए पैसेज टू इंडिया जो है यह किसके द्वारा रचित है, जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर साथी जो होना चाहिए वो आपका क्या होगा, तो याद रखेंगे ES फास्टर के द्वारा। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस पर हम चर्चा भी करेंगे कि साथी यह जो ए पैसेज टू इंडिया है यह आपका ES फास्टर का एक उपन्यास है, जो कि 1924 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 1924 में प्रकाशित हुआ था। और यह उपन्यास अंग्रेज के खिलाफ भारतीय के आक्रोश और 1920 में आयोजित भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रकाश डाला गया है। तो आपसे पूछ देगा कि ए पैसेज टू इंडिया किस पे प्रकाश डाला गया है, किसके बारे में हमें बताता है। तो साथी याद रखेंगे यह आपको क्या बताता है, तो यह अंग्रेजों के खिलाफ जो किया गया कार्य था उसके बारे में हमें बताता है। अंग्रेजों जो हमें परेशान किए थे, अंग्रेज हम पे जो दमनकारी नीति अपनाए थे उसके बारे में हमें बताता है। तो इसका विशेषता को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन साथी 2015 में कहाँ हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको याद रखना होगा साथी, यह आपका पेरिस में हुआ था, ठीक है। 2015 में जो संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था यह कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था साथी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, ध्यान देंगे साथी, कहता है अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन यूटीजिन तथा एन एरिया ऑफ डार्क सेन पुस्तकों के लेखक कौन हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपके लिए हार्ड होगा, 100% हार्ड होगा। साथ ही इस प्रकार का आपका जो पुस्तक का नाम दिया जाए, इतना बड़ा पुस्तक का नाम ही दे दिया जाए तो किसी को भी याद नहीं रहेगा। तो अगर बात करें इसके बारे में तो यह राष्ट्रीय आंसर जो होगा आपका शिवा नायपाल के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कहता है एंजेलिक वर्ग ने 2016 ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हरा कर जीता था। वह किस देश की निवासी थी। देखिए आपसे यह इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है साथी, तो थोड़ा सा आप लोग खेल कूद के बारे में भी याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको खेल कूद का भी डेटा याद रखना होगा। तो किस प्रकार से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साथी जर्मनी को, ठीक है। जर्मनी को याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे तो साथी आज का जो क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है, मुझे भी लग रहा है इस प्रैक्टिस सेट में कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो उसको आप लोग बस रट लीजिएगा, माइंड में रख लीजिएगा एक प्रकार से, ठीक है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा हम खुद बता देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना है और उसके सिलेबस के अंतर्गत है। चलिए ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इसको
फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा। साथ ही आप सभी को पता होगा कि सेल्सियस को जो होता है टेम्परेचर को होता है वह आपका सेल्सियस में और एक आपका फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। साथ ही इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यह हो जाएगा आपका 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कब की बात की जा रही है, 15 जून 2022 15 को। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है। साथ ही जल्दी बता दीजिए, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो हीरे की खान है यह आपका कहाँ है। डिगबोई है, झारसुगुंडा है, जयपुर है और आपका पन्ना है। तो यह आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा साथी, पन्ना। ठीक है, पन्ना जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह पन्ना कहाँ है साथी, तो मध्य प्रदेश में है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, फिल्म थापेर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग, फिल्म थापेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित थी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी बता दीजिए। फिल्म थापेर जो पंचाली था किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा निर्देशित किया गया था, यह हो जाएंगे सत्यजीत राय के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, सत्यजीत राय जी के बारे में अगर बात करें तो साथी यह आपके थापेर पंचाली एक बंगाल की बंगला फिल्म है जिसे बंगाल सरकार द्वारा निर्मित और सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित किया गया था। इस फिल्म की कहानी विभूति भूषण बंदोपाध्याय के बंगला उपन्यास पर आधारित है। तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बात करें हम आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे लगातार पूछे जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और हम लगातार आपको बोलते आए हैं कि साथी जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं ज़रूर से आप लोग याद कर लीजिए, 1 से 2 नंबर फिक्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी 21 जून को, जो कि सभी को पता भी होगा। हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पे तो साथी 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने संबोधन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और साथ ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, तो 2014 को, जब बीजेपी की सरकार बनी थी उसी समय से भारत में साथी क्या होने लगा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी तरह से मनाए जाने लगे हैं। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न होता है ये सब, अब थोड़ा सा वो उस पर इस स्लाइड का जो क्वेश्चन था आपका थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था अटपटा टाइप का, जिसमें अगर बात की जाए तो ये सब जो प्रश्न थे आपसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुछ क्वेश्चन जो थे उतना आप लोग नहीं ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो ध्यान देने योग्य होगा हम जरूर आपको बता देंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। अब यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप बताइए साथी क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका व्यापार नीति जो है यह क्या है, तो राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। याद रखिएगा आप सभी लोग इसके बारे में। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गंगा की सहायक नदियाँ जो कि नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लगातार आपको बोले हैं कि ज्योग्राफी को अगर बरियार करना है तो ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, बस साथ ही जितने भी भारत की नदियां हैं उस नदियां का उद्गम पढ़ लीजिए, उस नदी के सहायक नदी जितने हैं उसको पढ़ लीजिए, पर्वत पढ़ लीजिए, पठार पढ़ लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है, गंगा नदी की सहायक नदियाँ पूछ रही है, और यह भी आपसे पूछ रही है कि उत्तर की ओर कौन प्रवाहित होती है। अगर आप भारत के साथ ही नदी तंत्र को पढ़े होंगे तो बिल्कुल इसका सही आंसर कर पाएंगे। यह आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सोन नदी हो जाएगा साथी, जिसको हम याद रखना होगा आप सभी को। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सहायक नदी है जो कि पटना के पास गंगा में मिलती है, यह भी आपसे पूछ दिया जाएगा।
ठीक है, यह पटना के पास क्या मिलती है साथी, तो गंगा में मिल जाती है और यह उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह भी आपको विशेषता याद रखना होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, कहाँ आयोजित किया गए थे। साथ ही जल्दी बता दीजिए 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक जो था यह आपका ग्रेट हॉर्नबिल था, यह कहाँ आयोजित किया गया था। केरल है, असम है, झारखंड है, गुजरात है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथी वो हो जाएगा आपका केरल में। ठीक है, 35वें राष्ट्रीय खेल जो आयोजित किया गया था यह आपका जो कहाँ किया गया था, तो यह केरल में किया गया था। चलिए आगे हम बात करें। तो कहता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है, पत्र लिखकर किसको देंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, यह आपका सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे वो अपने पद त्याग कर किसको पत्र भेजेंगे, अपना जो उनका पत्र होगा साथी वह किसको देंगे, जल्दी बता दीजिए। मुख्य न्यायाधीश हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं, साथ ही विधि मंत्री हैं। तो जल्दी बता दीजिए इसमें से किसको दिया जाएगा। इसमें से हम बात करें तो याद रखेंगे यह राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति को देंगे साथी, याद रखिएगा। और इनका जो निर्वाचन किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निर्वाचन कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। इसलिए ये अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को ही देंगे, याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर बताएंगे। यह आपका एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगातार ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। हम बात करें यहाँ पे तो कहता है निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है। देखिए हम अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं भारत के संदर्भ में कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है और अस्त कहाँ होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है पूरे पृथ्वी के बारे में, साथ ही पूरे वर्ल्ड के बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। साथ ही इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कहाँ पे, तो आपका टोक्यो में। ठीक है, टोक्यो कहाँ है जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा। पृथ्वी अपनी दूरी पर झुकी हुई है। पृथ्वी जो है साथी आप सभी को पता होगा कि यह क्या है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इस प्रकार से थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, जिससे विपरीत दिशा में घूर्णन करती है। अतः अन्य देशों की अपेक्षा हम बात करें तो टोक्यो में, जो कि जापान का, यह क्या है साथी, टोक्यो, तो जापान का एक शहर है टोक्यो में सबसे पहले सूर्योदय होता है। इसलिए जापान को क्या कहते हैं हम, तो उगते हुए सूर्य की भूमि कहते हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा कि जापान को क्या कहते हैं, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, तो उसको याद रखेंगे साथी। उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है किसको, जापान को। चलिए आगे हम बात करें तो कहता है मशहूर पेंटिंग हंस, ध्यान दीजिएगा, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। साथी जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी जल्दी इसका आंसर करते चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी राजा रवि वर्मा हो जाएंगे, याद रखेंगे। ठीक है, हंस दमयंती जो थे साथी, यह राजा रवि वर्मा का एक प्रसिद्ध चित्र है, जो कि चित्र में विदर्भ राज्य की राजकुमारी दमयंती अपने प्रेमी नल के साथ साथ ही विषय के हंस में बात करते हुए नजर दिखाई जाती हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे इस चित्रकला के बारे में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। कहता है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित गई है। साथ ही जल्दी बता दीजिए फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा इसमें से कौन सा रचित पुस्तक है, जल्दी बता दीजिए। राग दरबारी, मैला आंचल, या फिर गुनाहों का देवता, या फिर अंधा युग, कौन सा है जल्दी बता दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक प्रकार से आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन हिंदी का भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथी, आपका मैला आंचल जो है यह किनका रचना है, तो यह आपका फणीश्वर नाथ रेणु का है। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। चलिए कहता है निर्वाचन आयोग को पद से हटाया जा सकता है। साथ ही निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन होते हैं के अध्यक्ष, उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है। क्या वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा हटाए जाएंगे, या फिर यहाँ पे और भी ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिएगा, फिर आप अपना आंसर कीजिएगा। क्या वह प्रधानमंत्री के द्वारा हटाएंगे, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं होंगे, याद रखेंगे। हम थोड़ा सा यहाँ पे और भी आपको चर्चा करेंगे साथी कि सर्वोच्च न्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसी की भांति मुख्य चुनाव आयुक्त का भी पद होता है, एक चीज याद रखेंगे। और उनको केवल महाभियोग के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, जबकि साथ ही चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट बात बताया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्य के नाम और वहां के अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, सही मिलान कर लीजिए साथी जल्दी जल्दी। यहाँ पे आपका स्तंभ है और स्तंभ 1 है, स्तंभ 2 है, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे आप लोग मिलान कर लीजिए। यहाँ पे आपका आंसर भी देना है साथी, तो जल्दी बता दीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। हम बात करें तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मिलान कर लेंगे, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में हम आपका आंसर को बता दिए हैं, तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। साथ ही जल्दी इसका आंसर कर दीजिए, कौन सा कथन जो है इसमें सही नहीं है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखकर अपने आप लोग जज कर लिया करें कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमारे सिलेबस के अंतर्गत है। ठीक है, तो याद रखेंगे साथी, यह आपका जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, जो कि बिल्कुल सत्य है, इसको याद रखेंगे। हम थोड़ा यहाँ पे और भी बात करेंगे तो याद रखेंगे साथी, राज्यसभा का जो गठन हुआ था 3 अप्रैल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का जो 3 अप्रैल 1952 को, ठीक है, यहाँ पे इस घटना को याद रखेंगे, पहली बार विविध गठन हुआ था। इसकी पहली बैठक जो हुई थी यह कब हुई थी, तो 13 अप्रैल 1952 को हुई थी, सॉरी 13 मई 1952 को हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है। यह संसद का उच्च सदन होता है और 91-52 में साथ ही प्रथम आम चुनाव हुआ था, जो कि भारत का यह पहला आम चुनाव था स्वतंत्रता के बाद। कब, तो 1951-52 के आसपास। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और इसके बाद आपका 1952 में प्रथम निर्वाचन संसद जो था यह आपका अस्तित्व में आता है। तो इस प्रकार से आप लोग, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करें तो कहता है टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। टाइगर वुड जो है साथी किस खेल से संबंधित है, यह आपका हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ से। ठीक है, टाइगर वुड जो संबंधित है यह गोल्फ से है और वह अब तक के सबसे सफल गोल्फ में से एक है, यह भी आपको याद रखना होगा। चलिए आगे हम बात करें, कहता है ब्राजील में नवजात शिशुओं में पाए गए माइक्रोसेल्फी या फिर लघु श्रेष्ठता के लक्षण का क्या कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जल्दी बता दीजिए साथी। माइक्रोसेफली और लघु शीर्षकता जो लक्षण है ब्राजील के नवजात शिशुओं में, यह किसके कारण से है, जल्दी बता दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है, यह आपका हो जाएगा जीका वायरस के कारण। ठीक है, माइक्रोसेफली डेंगू के समान एक मच्छर जनित रोग होता है, जिसका अगर कारण की बात करें तो वह आपका जीका वायरस होता है, याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताया गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए उसके बाद हम बात करें साथी यहाँ पे तो कहता है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है यहाँ पे जुआकिन गुजमैन उर्फ अल जापो गुजमैन हैं। एक क्या है साथी, जुआकिन गुजमैन उर्फ अल जापो गुजमैन जो है यह क्या है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिको का एक नशीली दवाओं का स्तर है। ठीक है, जुआकिन गुजमेल उर्फ अल जापो गुजमेल जो है यह क्या है, तो मैक्सिको का एक नस्ली दवाई का स्तर है, इसको आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम हो अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाए तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे, जल्दी बता दीजिए। और यह प्रश्न जो था हम कल के क्लास में भी आपको डिस्कस किए थे, जल्दी बता दीजिए क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी ऑप्शन नंबर क्या, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो कि हम कल भी बताए थे कि अगर ये राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं होंगे तो उनका कार्य कौन संभालेंगे, उपराष्ट्रपति संभालेंगे। उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे तब कौन संभालेंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संभालेंगे। और आज एक होमवर्क आपको और मिल रहा है कि जब भारत के उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे, राष्ट्रपति भी नहीं होंगे, उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे,
और साथ ही मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होंगे। ऐसे परिस्थिति में भारत का नेतृत्व कौन करेंगे, यह आपको बताना है। साथ ही जल्दी से इसका आंसर कर दीजिएगा। आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, आपको पूरी छूट दी गई है। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। बहुत आसान क्वेश्चन है, याद रखेंगे। यह आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। मुझे लग रहा है कि आप लोग आंसर कर भी दिए होंगे। साथ ही नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। साथ ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यह हो जाएगा आपका साथी अरविंद पनगड़िया। ठीक है, यह आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को देश से निकालने सही चुने। ठीक है, सही चुनिए साथी इसमें से कि भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीय तथा अन्य को देश से निकाला। इसका क्या था, तो मिस्र से, सीरिया से, ईरान से या फिर यमन से। साथी जल्दी बता दीजिए, 2015 की बात की जा रही है तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा साथी यमन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे भारतीय नौसेना और वायुसेना 2015 में ऑपरेशन राहत जो चलाती है यह भारतीय तथा अन्य को कहां से निकालती है, तो साथी यमन से निकालती है। यहाँ पे एक भयानक तूफान आया था, भयानक क्षति हुई थी। इस परिस्थिति में साथी यहाँ पे क्या चला जाता है, तो राहत चलाकर क्या किया जाता है, ऑपरेशन राहत चलाकर क्या किया जाता है, भारतीय नौसेना वहां पे जाते हैं और वहां के लोगों को सहयोग करते हैं और अपने भारतीयों को भी सहयोग करते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है बोको रहम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। बोको हरम क्या है साथी, बोको हरम जो हो जाएगा यह आपका क्या है, तो एक प्रकार का साथी नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा साथी कि यह जो बोको हरम यह है जो क्या है, तो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। यह आपको साथी वैश्विक आतंकवाद, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बता रहे हैं आपको, रिपोर्ट याद रखना है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2015 में जारी किया गया था। उस रिपोर्ट में क्या किया गया था साथी, तो इस बोको रहम को क्या किया गया था, तो विश्व का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन घोषित किया गया था। तो आपसे पूछ दिया जाए तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे साथी, कहता है मरण उपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था। किनको दिया गया था साथी, उनके मृत्यु के बाद, उनके देहांत के बाद किनको दिया गया था सबसे पहले भारत रत्न। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, यह आपका होना चाहिए साथी, यहाँ ध्यान देंगे लाल बहादुर शास्त्री जी को। ठीक है, बहुत ही महान और बहुत ही कह सकते हैं हम एक प्रकार से बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व वाले यह व्यक्ति थे साथी, जो कि एक महान कह सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी थे। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जैसा आज तक में भारत का प्रधानमंत्री ना कोई हो सकते हैं ना कोई होंगे। यह एक महान व्यक्ति थे जो कि पद पे रहते हुए भी कभी भी अपने पद का इस्तेमाल नहीं किए हुए और कभी भी अपने पद को उस उपयोग नहीं किए हैं। साथ ही इनके बारे में हम बात करें तो बहुत कुछ कम होगा, इनको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यह कब आप मिला था यह भी आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे साथी कि यह आपका कब मिला था, तो 1962 में। इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे 1962 में साथी इन्होंने भारत में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। और 9 जून 1964 को साथ ही 11 जून 1966 तक वह भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। 1965 में भारत पाक युद्ध में साथ ही इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री थे। और यही एक स्लोगन भी देते हैं, जय जवान जय किसान का, यह जो स्लोगन दिए थे यही दिए थे। ठीक है, बहुत सारी इनके बारे में कहानी है जो कि जितना भी बताएंगे कम हो जाएगा। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने अनाज देने से मना कर दिया था। उस परिस्थिति में यह साथी क्या किए थे, तो पूरे भारतवासियों से यह अनुरोध किए थे कि एक शाम का खाना खाएं और एक टाइम का खाना बचाएं। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत को बेहतर बना है, भारत को सजग बना है।
तो इनको याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था। साथ ही प्रथम विस्फोट जो हुआ था न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में, यह हुआ था आपका कहाँ पे, तो याद रखेंगे पोखरण में हुआ था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें इसके बारे में तो कब हुआ था पूरी तरह से याद रखेंगे, 18 मई 1974 को। ठीक है, 18 मई 1974 को हुआ था, साथ ही पूरी तरह से याद रखेंगे। चलिए उसके बाद कहता है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। देखिए लगातार आपसे पूछा जा रहा है तो आप लोग जरूर याद रखेंगे साथी, भारत में जो है वह किसका उद्गम नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यह आपका हो जाएगा सतलज। ठीक है, सतलज नदी का उद्गम साथी कहाँ है, तो स्रोत यह तिब्बत से होता है, याद रखेंगे। ठीक है, यह लेंकोंग गजबो नामक एक स्थान से साथी निकलता है, जो कि पश्चिम उत्तर पश्चिम लगभग 260 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सिपली लात दर्रे से होकर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यह सभी आप लोग याद रखेंगे। कहता है भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, जल्दी बता दीजिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से सही है। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी बता दीजिए। इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है, बिल्कुल सत्य है साथी। यह आपका अनुच्छेद 143 लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधित अधिकार क्षेत्र की शक्ति प्रदान की गई है और इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संविधान के रक्षक संरक्षण के रूप में कार्य करती है। अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय दीवानी और अपराधी दोनों मुकदमों की भी सुनवाई करती है। और यह भी आपको याद रखना होगा कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं साथी, जो कि कितने हैं फंडामेंटल राइट्स, तो आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। किसी भी प्रकार से फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप कहाँ जाएंगे, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद एक आपका 32 है, जिसके अंतर्गत आप सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। और आपका साथी एक 264 है, जिसके अंतर्गत आप कहाँ जाएंगे, तो आप उच्च न्यायालय में जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों बात आप लोग याद रखेंगे, जिसमें 5 प्रकार के रेट की भी व्यवस्था की गई है। ये सभी बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है जल्लीकट्टू साड़ों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है। जल्लीकट्टू साड़ों की जो लड़ाई है ये किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपका हो जाएगा साथी क्या, तमिलनाडु। ठीक है, जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में मंटू बोपल के अवसर पर किया गया था। यह बैलों की लड़ाई की खेल है साथी, याद रखेंगे। किसी भी प्रकार का यह लड़ाई नहीं समझना है, यह एक प्रकार का बैलों की लड़ाई की खेल है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 में दिए गए अपने निर्णय के बराबर रखते हुए इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसको भी आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो कहता है निम्न में से कौन नदियां अमरकंटक से उद्गमित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो आज आप लोग एक काम जरूर कर लीजिएगा कि नदी तंत्र आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक चैप्टर है आपका ज्योग्राफी में नदी तंत्र, उसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी बता दीजिए साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा और सोन। ठीक है, नर्मदा और सोन दोनों जो नदियां हैं साथी, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। और नर्मदा नदी जो है साथी, इसका उद्गम स्रोत की हम बात करें तो नर्मदा कुंड के नाम से जाना जाता है। यह कुंड अमरकंटक की पहाड़ी है साथी, जो कि सोन नदी का उद्गम स्रोत अगर बात करें तो नर्मदा की मुख्य जलधारा से पूर्व अमरकंटक से निकट से निकलती है। बहुत ही क्लियर और बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताए हैं। थोड़ा सा अगर समझ में फास्ट हम बोले हों तो एक बार आप लोग स्लो करके फिर से देख लीजिएगा। चलिए अगर बात करें हम आगे, कहता है कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। सोनपुर है, पुष्कर है, सूरजकुंड है, उज्जैन है। साथ ही ब्रह्मा के मंदिर की बात की जा रही है और पशुओं के मेले के लिए की जा रही है। तो जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हम बात करें इसके बारे में तो यह हो जाएगा साथी पुष्कर का मेला, जो कि बहुत ही फेमस है। सोनपुर का मेला भी बहुत फेमस है और पुष्कर का भी मेला
बहुत फेमस है। यह पुष्कर का मेला कहाँ लगते हैं साथी? यह आपका राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर का मेला लगाया जाता है, जो कि ब्रह्मांड रचयिता भगवान ब्रह्मा के एकमात्र मंदिर है। यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। और यह मेला कब लगता है? तो प्रति वर्ष नवंबर के महीने में लगाए जाते हैं। ऊंट मेले के लिए भी यह जाना जाता है। ठीक है, यह किस लिए जाना जाता है? तो ऊंट मेले के लिए भी जाना जाता है। और यह सोनपुर मेला जो है, यह तो आप सभी को पता ही होगा कि पूरे विश्व का यह सबसे बहुत बड़ा मेला है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा मेला है, जो कि पशु मेला के नाम से यह भी जाना जाता है। तो इसको याद रखेंगे। यह आपका सोनपुर कहाँ है साथी? तो बिहार के गंगा नदी के तट पर है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। पटना के गंगा नदी के उस पार उत्तर की ओर देखने को मिलेंगे आपको। हम बात करें आगे तो कहता है भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य बताइए। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य आपसे पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए क्या होना चाहिए। तो यह हो जाएगा आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम है साथी, जो कि लगभग 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर जैविक पद्धति के प्रयोग के द्वारा साथी कृषि उत्पादन कर सिक्किम जो है यह पहला भारत का पूर्ण जैविक ऑर्गेनिक राज्य बन चुका है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका यह इंफॉर्मेशन है, याद रखेंगे। चलिए हम बात करें अगर आगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। साथी कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग जरूर से बताइएगा। आप सभी से लगातार विनती करते हैं, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए साथी। आपका जो भी फ्रेंड सर्किल हैं, जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आप कोई भी सोशल मीडिया पे आप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर कुछ भी हो, एक बार ज़रूर सेशन कर शेयर किए साथी, ताकि इस चैनल के बारे में थोड़ा सा सब लोग जान पाएँ और इस चैनल पे अपना परिवार बड़ा हो पाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपका कहता है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी। कह रहा है साथी, उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत का संतुष्ट किया है? जल्दी से बता दीजिए साथी। उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संतुष्ट किया है? साथी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लगातार साथी एक बात बता दें आपको कि यह सब जो क्वेश्चन है आपको जल्दी पॉलिटी में भी नहीं मिलेगा, एम लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे डेप्थ में जानने के लिए साथी थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। मेरा जहाँ तक नॉलेज रहता है हम बिल्कुल आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यह हो जाएगा साथी मेनका गांधी केस में। यह मेनका गांधी जो केस था कब था साथी? 1978 की बात की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत सरकार मुकदमे चलाई जाती है साथी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक निर्णय था। इस आधार पर वाक्य बोलने की स्वतंत्रता और आपका उच्च खलन कानून कोई भी कानून नहीं था, इस पर आधारित था, याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 लिख लेंगे, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, और लगातार यह जो अनुच्छेद 21 है आपका, यह चर्चा का विषय बना रहता है। तो थोड़ा सा इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो कहता है, युद्धग्रस्त क्षेत्र में से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। एक बार फिर से इसको रीडिंग कर लेंगे और इसका साथ ही जल्दी से आंसर कर लीजिए। इसका अगर हम बात करें इसका आंसर के बारे में, तो यह आपका हो जाएगा ब्लड डायमंड। ठीक है साथी, ब्लड डायमंड हो जाएगा राइट आंसर, याद रखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका कह रहा है साथी, ध्यान दीजिएगा, बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो कि राजनीति के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, और इसके अध्यक्ष श्री एन वोहरा अभी राज्यपाल हैं। जल्दी बता दीजिए साथी क्या है? फिर से एक बार थोड़ा पढ़ लेंगे तो थोड़ा आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो कि राजनीतिक अपराधीकरण की थी, ध्यान दीजिएगा, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, और यह इसके अध्यक्ष जो थे यह श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल हैं। यह कहाँ के राज्यपाल हैं? जल्दी बता दीजिए। तमिलनाडु, केरल, असम या फिर जम्मू कश्मीर? जल्दी बता दीजिए कहाँ के हैं। यह अब बात करें इनके बारे में तो यह आपका हो जाएंगे साथी जम्मू एवं कश्मीर। इससे पहले जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल थे वह कौन थे? जल्दी बता दीजिएगा आप लोग कमेंट में कि इससे पहले जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे वो कौन थे। जल्दी बता दीजिएगा आप सभी लोग।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार के संदर्भ में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? जल्दी बता दीजिए। साथ ही संविधान जो है यह, पहले यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिएगा कि संविधान की अगर बात की जा रही है तो संविधान में कोई धारा नहीं होता है। आपको कंफर्म करवा दें, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। संविधान में अनुच्छेद होते हैं, याद रखेंगे, और उस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई धारा बनता है जिसको हम CRPC कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। इसी तरह से आपको चीज़ क्वेश्चन फंसाने की प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका क्या हो जाएगा साथी राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धारा 47। ठीक है, याद रखेंगे साथी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 47 के अंतर्गत उल्लेख है साथी, चिकित्सा के उद्देश्य से प्रयुक्त होने वाली औषधि के अलावा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले नशीले पेयजल पदार्थों को जो और दवाइयों को राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह किस धारा के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 47। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो क्वेश्चन है आपका फीफा विश्व कप फुटबॉल, फीफा वर्ल्ड कप जो था साथी यह 2018 कहाँ आयोजित की जाएंगे? नहीं साथी, यहाँ पे हो चुके हैं, यह बात याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन जो है इस प्रकार से टाइप किया गया है तो हम सब जो है इसको समझेंगे क्या कि फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था 2018 में, यह कहाँ आयोजन किया गया था? जल्दी से बता दीजिए कहाँ किया गया था। तो ये हो जाएगा साथी रूस में। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? इंपॉर्टेंट है और मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन भी है, तो जल्दी बता दीजिए क्या होना चाहिए। साथ ही भू स्थिर उपग्रह जो है किस दिशा में घूमते हैं? तो यह हो जाएगा आपका पश्चिम से पूर्व। बहुत बार बताया गया है, बहुत बार क्वेश्चन बताया गया है कि साथ ही यह कहाँ से जाते हैं? तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आगे हम बात करते हैं। तो कहता है द गोल्डमैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यास के लेखक कौन थे? नोबेल का मतलब उपन्यासी होता है, तो जल्दी बता दीजिए कि द ओल्ड मैन एंड द सी नामक जो संक्षिप्त नोबेल था, यह किसके द्वारा लिखा गया था? बात करें हम इनके बारे में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह आपका हो जाएंगे साथी अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएंगे यह कब लिखा गया था? 1953 में। कब लिखा गया था? 1953 में। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो इस चीज़ के लिए इनको पुरस्कार भी मिला था साथी, यह भी आप लोग याद रखेंगे। 1994 में इनको क्या मिला था? 1994 में इनको एक पुरस्कार मिला था, जिसका कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा काफ़ी गर्मी है, बोलते बोलते मेरा थोड़ा सा हो जाता है साथी, थोड़ा सा हम धीरे भी बोलेंगे अब। चलिए कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? जल्दी से बता दीजिए क्या होना चाहिए साथी। जब राष्ट्रपति को, सबसे याद रखेंगे, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि हमारे राज्य पे, हमारे देश पे किसी प्रकार का, चाहे वह बाह्य आक्रमण हो या फिर किसी राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य में संवैधानिक तंत्र का, संविधान की उल्लंघन किया जा रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या करते हैं साथी? राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार पर वहाँ पे क्या कर देते हैं? तो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। राष्ट्रपति शासन जो है यह 3 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। पहले तो हम आपको बता देते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है। तो यह हो जाएगा आपका साथी अनुच्छेद 359। अब आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रपति शासन होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है साथी, एक सेकंड साथी, यहाँ पे अनुच्छेद आपका 356 होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया था, अनुच्छेद 356। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखेंगे जो राष्ट्रपति शासन होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहता है भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तन किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया जाता है? भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तन किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया जाता है? धान है, बीटी कॉटन है, सरसों है और फिर आपका गेहूं है। इसका हम बात करें तो यह आपका हो जाएगा बीटी कॉटन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत एकमात्र अनुवांशिक
जो नकदी फसल है यह आपका बीटी कॉटन है, साथ ही जिसको 2002 में भारत में स्वीकृति प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ध्यान देंगे। साथ ही यहाँ पे कहता है नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए कि नोबेल पुरस्कार जो है किस देश के द्वारा दिया जाता है। यह आपका हो जाएगा साथी ऑप्शन बी, स्वीडन। ठीक है, नोबेल पुरस्कार स्वीडन और नॉर्वे समितियों के द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में दिए जाते हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग। हम बात करें आगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्त हुई, इसके संस्थापक कौन थे, जल्दी बता दीजिए। इसके जो संस्थापक थे साथी कौन थे। इसका राइट आंसर साथी आपका क्या हो जाएंगे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको हम BHU कहते हैं, इसके साथ ही आपका 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय के एक निजी प्रयासों से स्थापित किया गया था और यह पहला विश्वविद्यालय था। साथ ही यह भी याद रखेंगे, विश्वविद्यालय के परिसर की आधारशिलता भारत के तत्काल वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रखी गई थी। कब, तो फरवरी 1916 में। ठीक है, यह जो आधारशिल था किसके द्वारा रखा गया था, तो भारत के तात्कालिक जो वायसराय थे कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग, इसके द्वारा रखी गई थी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे हम बात करें, तो कहता है निम्नलिखित 2 कॉलमों में सही मिलान करिए। कॉलम 1 और कॉलम 2 है, इसका मिलान कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। साथी आपके सामने यह दिया गया है, जल्दी जल्दी इसका मिलान कर लीजिए कि क्या इसमें सही होगा। आपके सामने आंसर भी है, इसको मिलान कर लें, यह आपका हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इस तरह से मिलान कर लेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं साथी। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। साथ ही जल्दी बता दीजिए, राष्ट्रीय जलीय प्राणी की बात की जा रही है, इसमें से कौन सा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए क्या होगा। इसमें बात करें तो गंगा का डॉल्फिन जो है साथी यह क्या है, तो यह अपना भारत के राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, सूची 1 सूची 2 के सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुन लीजिए। साथ ही यहाँ पे आप सूची को देख लीजिए, सूची 1 सूची 2 है, जल्दी बता दीजिए। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, दूध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन और उर्वरक, कौन कौन सा क्रांति होगा, जल्दी बता दीजिए। आपका यहाँ पे आंसर भी दिया गया है। साथ ही यहाँ पे आंसर को अगर बात करें हम तो हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मिलान कर लेंगे, आपको बता दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आप लोग इस सूची को याद कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हरा सूचकांक विकसित किया जाता है। हरा सूचकांक जो है साथी यह विकसित किया जाता है किस क्षेत्र में, यह विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे, जिसको हम हरित सूचकांक भी कहते हैं, ग्रीन इंडेक्स भी कहते हैं। यह विश्व बैंक या फिर पर्यावरण पोषक सिद्धांत के द्वारा विकास किया जाता है साथी। और इस सूचकांक के तहत उत्पादित पदार्थ, प्राकृतिक संपदा व मानव संसाधन को प्रदान किए गए मूल्य के आधार पर प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि साथ ही प्रत्येक देश का जो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात किया जाता है, तो याद रखेंगे यह आपका ग्रीन सूचकांक के द्वारा, हरा सूचकांक के द्वारा, हरित सूचकांक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथी, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, कहता है निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान की मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है। भारतीय संविधान की मूल ढांचे की बात की जा रही है, आप सभी को यह बात पता होना चाहिए साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आपका पॉलिटी का। इसके बारे में हम थोड़ा बात करना चाहें तो यहाँ पे आपका पहले ऑप्शन देख लीजिएगा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। इसका ऑप्शन में आपका है साथी इंद्र साहनी का वाद है, SR बम्बई का वाद है, उसके बाद आपका रुदल शाह का वाद है। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या सही होगा जल्दी बता दीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर अगर हम बात किया जाए तो यह किसका वाद था, तो केशवानंद भारती बनाम साथी केरल राज्य, जो कि 1973 में यह होता है क्या, 1973 में एक सर्वोच्च न्यायालय में एक केस दिया जाता साथी केरल राज्य के प्रति, किसके द्वारा, तो एक मठ के साथी व्यक्ति होते हैं केशवानंद भारती, जिनके द्वारा
बहुत बड़ा कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, तो जब हम लेक्चर लेंगे तो आपको समझाएंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इस केस में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी और यह न्यायाधीश कौन थे आपसे पूछ लिया जाएगा। तो याद रखेंगे हंसराज खन्ना थे, जिन्होंने यह बताया कि संविधान संवैधानिक सिद्धांतों और मूल्यों की संरचना का युक्त है। इस सिद्धांत का प्रयोग संसद की संशोधित शक्ति को सीमित करता है। देखिए इस सिद्धांत का क्यों लाया गया था, तो संसद थोड़ा सा उस समय 1973 की हम बात करें तो इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इस समय जो भारतीय संसद थी थोड़ा बढ़ चढ़कर कार्य कर रही थी, जिसको देखकर सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है साथी, तो इसको सीमित करना चाहते हैं, जिसमें आपका भारत के लोगों का, भारत के नागरिकों का जो अधिकार था उसको हनन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से इस साथी बेसिक स्ट्रक्चर में बात की गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। जल्दी बता दीजिए संविधान सभा के कौन थे साथी, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। आपके सामने क्वेश्चन है साथी, ऑप्शन भी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो हो जाएगा आपका क्या, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका साथी, ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा साथी। क्या, तो बेनेगल नरसिम्हा राव, जिनको प्यार से BN राव भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं साथी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका कथन है। बहुत ही इजी भी है एक प्रकार से और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो साथी हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं ये सब जो स्लोगन है, तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। किनके द्वारा यह स्लोगन दिया गया था, किनके द्वारा यह कथन कहा गया था साथी, जल्दी बता दीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। थोड़ा सा यहाँ पे हम चर्चा करना चाहेंगे साथी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का जो नारा दिया गया था यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। कहाँ पे दिया गया था, तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के सैनिक को संबोधित करते हुए इसको दिया गया था। कब दिया गया था, 1941 ईस्वी में। याद रखेंगे साथी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी बातें। चलिए उसके बाद हम आगे बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ और भी इम्पोर्टेंट नारा है साथी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे साथी, एक था आपका जय हिंद का नारा, ठीक है, एक था आपका दिल्ली चलो का नारा। तो ये तीन जो नारा हैं किनके द्वारा दिया गया है, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। आगे हम बात करें, क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। इसका आंसर जल्दी कर दें, आप सभी का इंतजार कर रहे हैं हम, तो जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर साथी आपका हो जाएगा 1942। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। और इसमें साथी यह भी याद रखेगा कि इसमें लगभग अगर बात की जाए, एक सेकेंड, चलिए ध्यान देंगे। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा यह वाला आपका क्वेश्चन जो है आसान है, लेकिन इसको और भी हम टफ बनाना चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। इससे पहले गांधी जी ने इस अहिंसक प्रस्ताव को जुलाई 1942 में कहाँ से किया था, तो वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी से स्वीकार किया गया था, याद रखेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो गांधी जी ने बम्बई में ग्वालियर में टैंक मैदान में लोगों को करो या मरो का नारा दिया गया था। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा कि करो और मरो का जो नारा दिया गया था, डू एंड डाई का जो नारा दिया गया था, यह महात्मा गांधी के द्वारा किस मैदान में दिया गया था। तो साथ ही याद रखेंगे यह ग्वालियर के टैंक मैदान में दिया गया था, जो कि मुंबई में स्थित है। उसके बाद आपसे पूछ दिया जाएगा कि ऑपरेशन जीरो क्या है। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथी। यह जो ऑपरेशन जीरो था, इस ऑपरेशन जीरो कौन चलाया था, तो अंग्रेज चलाए थे, अंग्रेज प्रशासन चलाए थे। किस लिए चलाए थे, तो इस ऑपरेशन जीरो के अंतर्गत साथी यह भारत छोड़ो आंदोलन में जितने आंदोलनकारी थे, जितने प्रमुख नेता थे, सभी को क्या किया गया था, तो गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसमें आपका राजेंद्र प्रसाद आते हैं, पटना में सरोजनी नायडू आती हैं,
महात्मा गांधी आते हैं और भी बहुत सारे, जिसमें आपका साथ ही बहुत इम्पोर्टेंस इसमें व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, याद रखेंगे। दूसरा आपसे बात पूछा जाएगा कि क्या भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम लीग सपोर्ट की थी, क्या वो साथ थी, तो याद रखेंगे साथी मुस्लिम लीग इस आंदोलन में नहीं जुड़ती है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। 23 मार्च 1943 को 1943 की हम बात कर रहे हैं साथी। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है, किसके द्वारा, तो याद रखेंगे साथी मुस्लिम लीग आंदोलन के रूप में मनाया जाता है इसको, यह भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है, तो जिन्ना के द्वारा मनाया जाता है, यह बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक प्रकार से आसान क्वेश्चन है। साथ ही आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सबसे प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी वह कौन बनी थी, तो श्री एनी बेसेंट बनी थी। यहीं पे आपसे पूछ दिया जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखेंगी आपका सरोजनी नायडू हो जाएंगे। ठीक है, अगर एनी बेसेंट की बात की जाए साथी, तो एनी बेसेंट एक विदेशी महिला थी, आयरिश महिला थी, और सरोजनी नायडू को तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। कहता है हिंद स्वराज किसने लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथ ही, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हिंद स्वराज जो था यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था साथ ही। और भी इनके द्वारा इंपॉर्टेंट कुछ प्रमुख लेख हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग नाम से एक पुस्तक है, जिसमें महात्मा गांधी ही लिखे हैं। और उसके बाद आपका बीदर इंडिया भारत एक खोज, यह पुस्तक के जो लेखक थे वह कौन थे साथी, तो यह आपका हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, तो इस पुस्तक के लेखक आपका पंडित जवाहरलाल हो जाएंगे। उसके बाद अटलांटिक होम इन दी वे से डिस्टेंस ऑफ इन द पार्टी गीता रहस्य, यह किसका लेख था, तो यह आपका बाल गंगाधर तिलक का था। तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछे जाते हैं साथ ही। महान जो स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता के नेताएं थे साथ ही, उनके द्वारा जो प्रमुख लेख हैं वो सब पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, दांडी मार्च कहाँ प्रारंभ हुआ था। दांडी मार्च जो था कहाँ हुआ था साथी, तो याद रखेंगे यह आपका अहमदाबाद में हुआ था। कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने कितने सदस्यों के साथ निकलते हैं, तो 78 सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम से 200 मील दूर समुद्र तट पर बसे एक गांव जिसका नाम था डांडी, उसी गांव में साथी 6 अप्रैल को पहुंचकर नमक बनाए और नमक कानून को उल्लंघन किए थे, याद रखेंगे। इसके बारे में आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी पूछ देगा कि महात्मा गांधी जी के साथ दांडी मार्च यात्रा में कौन विदेशी एक पत्रकार था, तो साथी यह जो पत्रकार का नाम है क्या था, वह वेब मिलर था। वेब मिलर जो थे साथी, यह एक विदेशी पत्रकार थे, जिसने इस घटना का क्या करता है साथी, तो आंखों देखा उल्लेख करता है, यह भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, यहाँ पे एक बात और भी याद रखेंगे कि दांडी मार्च को ही साथी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। तो यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, आपसे दांडी मार्च ना देकर सविनय अवज्ञा आंदोलन दे दिया जाए तो बिल्कुल भी गलती नहीं कीजिएगा, दोनों का एक ही नाम है, एक ही होता है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लगातार इसका ये सब एक बात बता देते हैं आपको, ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन है जो कि वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एसएससी हो गया, एमटीएस हो गया, उसका रेलवे का हो गया, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा साथ ही महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, क्या, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। साथ ही इसका अगर बात की जाए इसके बारे में, तो इसका हिंदी रूपांतर होता है क्या, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसका हिंदी रूपांतर होता है, यह कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। हिंद स्वराज यंग इंडिया नवजीत, यह भी किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे। प्रमुख इनके उल्लेख बता रहे हैं साथ ही, प्रमुख इनके लेख बता रहे हैं, तो ये सब याद रखिएगा। प्रथम
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो रचनाएं थी वह क्या था, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इनके द्वारा जो रचनाएं थी वह क्या थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया था, याद रखेंगे। उसके बाद आपका एक आता है ग्लिम्स पेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, यह भी इनके द्वारा लिखा गया था। तो ये सारी बात आप लोग याद रखेंगे। हम बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किनका है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किन्होंने कहा था साथी। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है और इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब कहा गया था, 1916 में। ध्यान दीजिएगा 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुए एक अधिवेशन में साथी तिलक ने स्वराज की स्पष्ट मांग करते हुए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया था। यह अगर बात की जाए बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो याद रखेंगे उग्रवादी दल के सर्वश्रेष्ठ नेता माने जाते थे साथी। इन्होंने निस्वार्थ देश की भावना के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, तो इनको एक उपाधि दिया गया था, लोकमान्य का उपाधि। आपसे पूछ दिया जाएगा कि लोकमान्य किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ठीक है, 1916 में तिलक ने बेलगांव में होम रूल लीग गठन किया था। इसकी गतिविधियों कहाँ कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रांत, महाराष्ट्र और आपका कर्नाटक में हुआ था। उसी सन एक और आपसे पूछ दिया जाएगा कि होम रूल जो आंदोलन चलाया गया था किसके कौन कौन चलाए थे, भारत में उसका नेतृत्व कौन कौन किए थे। तो एक और बाल गंगाधर तिलक करते हैं, तो दूसरी ओर एनी बेसेंट करती हैं, जो कि साथी बाल गंगाधर तिलक से ज़्यादा प्रभावशाली एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए हम आगे बात करें, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आपका कह रहा है जब भारत की आज़ादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिएगा। और भी आपको ऑप्शन दिखा देते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा साथी ऑप्शन, इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका साथी। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो हो जाएगा आपका साथी क्या, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्लीमेंट एटली जो है साथी, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम चर्चा भी करेंगे। तो 1944-45 की बात की जा रही है। कब की जा रही है, 1944-45 की बात की जा रही है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात की जा रही है। इसमें आम चुनाव में ब्रिटेन में लेबर पार्टी को विजय प्राप्त होता है। किस पार्टी को, लेबर पार्टी को विजय प्राप्त होता है, जिसके प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, तो क्लीमेंट एटली बनाए जाते हैं। और यह आपका 20 फरवरी 1947 को, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। कब, 20 फरवरी 1947 की क्या होता साथी, तो इनके द्वारा एक घोषणा किया जाता है। इस घोषणा में दो बातें की जाती है। एक बात जो होता है वह क्या होता है साथी, तो 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। यह किसके पत्र में कहा जाता है, तो एटली के पत्र में कहा जाता है, यह घोषणा किया जाता है। ठीक है, कब, 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र किया जाएगा, यह बात करते हैं कौन, एटली अपने पत्र में। दूसरा बात क्या कहा जाता है कि जो साथी, दूसरा बात यह कहा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय भेजा जाएगा। ठीक है, जो कि आप देखते होंगे कि स्वतंत्र भारत जब होता है उस समय भारत का जो वायसराय होते हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो क्वेश्चन का लेवल है सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से बता दीजिए कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए क्या हो जाएगा। हम बात करें साथी तो ये हो जाएंगे आपका सी राजगोपालाचारी जो थे, यह याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी को बनाया गया था। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का अगर बात की जाए, स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो यह भी आप लोग याद रखेंगे, गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम जो था साथी वह आपका कौन थे, तो राजगोपालाचारी, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने की थी। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जल्दी बता दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी किनके द्वारा की गई थी, जल्दी बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी साथी, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब की गई थी, 1885 में की गई थी। कहाँ की गई थी,
तो मुंबई में की गई थी। मुंबई एक तेज प्रताप गोकुल विश्वविद्यालय कॉलेज था साथी, या फिर स्कूल था, उसमें की गया था। तेजपाल भवन में किया गया था, याद रखेंगे। किस में किया गया था? तेजपाल भवन में, याद है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह जो एओ हुम थे साथी, यह एक अंग्रेजी व्यक्ति थे, अंग्रेजी प्रशासनिक व्यक्ति थे, जो कि रिटायर होने के पश्चात यह एक संगठन का निर्माण करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। बहुत सारे इस पे और भी मुद्दा है जो कि बात किया जा सकता है, लेकिन अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग जो क्लास हो चुका है, इसलिए हम आगे बात करेंगे। कह रहा है पारिस्थितिक निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोग होते हैं? जल्दी बता दीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हेतु, ठीक है। पोषक पुण्य प्राप्ति और चक्रपातन हेतु, पौधे द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अन्न मुक्त करने हेतु, और तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कर कम करने हेतु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठे करने के लिए वैश्विक वायुमंडलीय चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? साथ ही आपके सामने क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। यह आपका हो जाएगा भारत में, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत के संदर्भ में बात की जा रही है तो जरूरी है बताना आपको कि विश्व में तापमान पर आंकड़े जुटाने हेतु वैश्विक वायुमंडल मौसम स्टेशन की संख्या जो है यह कितनी है? 28 है, ठीक है, याद रखेंगे 28 है, जो कि अल्जीरिया में है, आपका ब्राज़ील में है आपका, और आपका कहाँ पे है? तो केनिया में है, भारत में नहीं है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक वायुमंडल मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है यहाँ पे, आप लोग याद रखेंगे, भारत को छोड़कर इन तीनों जगह पे है। कहता है साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है और लगातार आप सभी से बोला जाता है, तो जल्दी से बता दीजिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? तो साथी जल्दी बता दीजिए, यह आपका हो जाएगा 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं। 1 दिसंबर को क्या होता है? तो विश्व एड्स दिवस होता है। और आपका 14 नवंबर को क्या होता है? आप सभी टीचर बनने वाले हैं, जल्दी बता दीजिए 14 नवंबर की बात को। तो 14 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद आपका 14 नवंबर को एक और इम्पोर्टेंट दिवस है जिसको हम कहते हैं विश्व मधुमेह दिवस, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और 15 अगस्त को आपको सबको पता ही होगा कि 15 अगस्त को हम क्या करते हैं साथ ही, तो अपना स्वतंत्रता आंदोलन को मनाते हैं, अपने स्वतंत्रता आज़ादी को हम लोग मनाते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जल्दी बता दीजिए सही सुमेलित कौन सा इसमें से नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर अगर हम बात करें साथ ही क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। पहले आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन को भी देख लीजिए, अब हम इसका राइट आंसर बताने जा रहे हैं। जल्दी से आप लोग बता दीजिए पहले, उसके बाद हम बताएंगे। तो साथ ही ऑप्शन नंबर डी होगा, हिमालय पर्यावरण का विकास एवं पंथ संस्था जो है यह आपका क्या हो जाएगा, सही नहीं है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पे हम चर्चा करना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। चलिए ये तो गलत है बिल्कुल। भारतीय प्रबंधक संस्था अहमदाबाद के सहयोग से 1984 में, कब? 1984 में भोपाल में भारतीय वन प्रबंधक संस्था की स्थापना की गई थी। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? वन प्रबंधक संस्था की स्थापना की बात की जा रही है, तो जो कि आपका क्या हो जाएगा साथी, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आगे। तो कहता है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रामिक क्षेत्र कहलाता है क्या? जल्दी बता दीजिए। दो भिन्न समुदाय के बीच जो बीच का संक्रांतिक क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं साथी क्या? तो इकोटीन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इकोटीन कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग,
यहाँ पे ध्यान देंगे साथी, कहता है भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण है। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि जैविक और अजैविक में फ़र्क क्या होता है, ठीक है, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो जल्दी बता दीजिए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। यह आपका हो जाएगा साथी आर्सेनिक, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक हो जाएंगे, याद रखेंगे। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक पदार्थ आर्सेनिक होता है। यह ज्वालामुखी के वाष्प में समुद्र तथा अनेक खनिजीय लवणों में मिश्रित रहता है। इसको आप लोग कभी भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के जो चक्रण होते हैं साथी उसको क्या कहते हैं। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, इसका राइट आंसर होगा जैव भूरासायनिक चक्र, ठीक है, जैव भूरासायनिक चक्र जो होगा यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कहता है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। जैव विविधता कहाँ पाई जाती है साथी, जैव का मतलब होता है जीव, ठीक है, तो जीवों में सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ पाई जाती है, जल्दी बता दीजिए कहाँ पाई जाती है। आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर भी है, ऑप्शन भी है, तो जल्दी सा एक ऑप्शन को चुन लीजिए, इसमें से क्या होना चाहिए। ध्यान देंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में क्या होती है, तो जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, याद रखेंगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा सा हम इस पर चर्चा भी करेंगे। तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है और उन वनों का जो विस्तार होता है साथी यह क्या होता है, तो 10 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री दक्षिण होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता का भंडार भी कहा जाता है। आपसे पूछ देगा कि साथी उष्ण कटिबंधीय जो है यह क्या है, तो याद रखेंगे इसको जैवों का भंडार भी कहा जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहेंगे। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहेंगे, जल्दी बता दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है। कहेंगे पारिस्थितिक पदछाप, इसको क्या कहेंगे, पारिस्थितिक पदछाप कहेंगे साथी, या फिर पारिस्थितिक पद चिन्ह भी कहेंगे, जो कि पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है और यह मानव की मांग की तुलना पृथ्वी के पारिस्थितिक के अनुसार, क्षमता के अनुसार किया जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम यह आपका प्रश्न है साथी, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि क्या है, इको मार्क पहले क्या होता है इसको भी आपको समझाना होगा, उसके बाद ही आप इसका राइट आंसर कर पाएंगे। साथ ही पहले बता दीजिए क्या होना चाहिए आपके सोच से, आपके विचार से। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि क्या होते हैं, तो यह आपका हो जाएगा साथी, क्या होते हैं, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। अब हम सब थोड़ा बात करेंगे इको मार्क होगा क्या। ध्यान दीजिएगा, इको मार्क का प्रयोग उन भारतीय उत्पादनों का पर लगाया जाता है जिनके उत्पादन में पर्यावरण को क्षति ना हुई हो, ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, फिर से ध्यान दीजिएगा। इको मार्क का प्रयोग उन भारतीय उत्पादों पर लगाया जाता हो जिनके उत्पादन में पर्यावरण की कोई क्षति ना हुआ हो, या फिर हम कह सकते हैं कि यह पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, मतलब पर्यावरण के प्रति जागरूक हो, उसको हम इको मार्क कहेंगे, उनको हम इको मार्क कहेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। और यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा दिया जाता है साथी। वर्ष 1991 में इसकी प्रारंभ की गई थी, याद रखेंगे। तो इतना बात आपको बता दिए हैं, इससे ज़्यादा आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा इसके इको मार्क के बारे में। चलिए आपका यह साथी होता है टेस्ट सीरीज, जो आपका यह प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 4 था, यह आपका होता है समाप्त। क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग सेशन को ज़रूर शेयर किया कीजिए। लगातार आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का हम प्रयास करते रहते हैं, तो आपसे विनती है कि आप थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दिया कीजिए। 1 से 2 मिनट आपको लगेगा शेयर करने में, तो कर दिया कीजिए साथी। तब तक के लिए आज इतना ही। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।